नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस गोलू वाला में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को आज पहली ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमारे चैनल के इस छोटे से प्रयास को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपको हमारी आज की ये क्लास पसंद आए तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अपने टोटल फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। उससे पहले मैं आपको डेमो के रूप में हमारी पहली क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट करवाना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अनुभवी जो शिक्षक हैं उनके द्वारा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित प्रत्येक क्लास जो है आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन आज जो पहली क्लास हमारी रहेगी ये रहेगी मैथ की। मैथ में हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं प्रतिशत प्रश्नावली को, जो कि लगभग मैथ का बेस है। तो दोस्तों प्लीज इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, आपकी नजर पूरी तरह से स्क्रीन पे बनी रहनी चाहिए। अगर आप हमारे आज का वीडियो पूर्ण रूप से देखते हो तो निश्चित तौर पे मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि भविष्य में आपको इस प्रतिशत प्रश्नावली को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत कभी होने वाली नहीं है। आप प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन इतनी आसानी से हल कर पाएंगे कि आप खुद को यकीन नहीं होगा कि क्या वास्तव में मैथ इतनी भी सरल हो सकती है। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लगातार चाणक्य क्लासेस का ये चैनल, इस पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे आज की हमारी पहली प्रश्नावली प्रतिशत। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रतिशत वास्तव में क्या है। प्रतिशत को समझने के लिए हमें सबसे पहले भिन्न को समझना अति आवश्यक है कि भिन्न वास्तव में क्या होती है, क्योंकि भिन्न पे ही आधारित ये प्रश्नावली है जिसे हम कह देते हैं प्रतिशत, है ना। तो भिन्न पे कैसे, सपोज हमारे पास एक वस्तु है ये वाली, इस वस्तु को किन्हीं 2, 3 या 4 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया। हम यहाँ पे एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस पूरी वस्तु को केवल और केवल 2 व्यक्तियों के बीच में बांटा जा रहा है। 2 व्यक्ति कौन, मैं ये कहूंगा कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। उन्होंने कह दिया कि इस वस्तु का एक हिस्सा ए को सौंपना है। कितना हिस्सा, एक हिस्सा ए को सौंप दो और इस वस्तु के 3 जो हिस्से हैं वो बी को सौंप दो। इस तरीके से बंटवारा करो कि वस्तु का एक हिस्सा ए को सौंप दो, 3 हिस्से बी को सौंप दो। अब निश्चित तौर पे जब हम इस तरह का बंटवारा करेंगे तो हमें पता है कि वस्तु को इन दोनों के बीच में बांटने के लिए हमें टोटल 4 टुकड़े करने होंगे, जिसमें से एक टुकड़ा हमें ए को सौंपना है और 3 टुकड़े हमें किसे सौंपने हैं, बी को सौंपने हैं। तो हम इस वस्तु के बराबर 4 टुकड़े करेंगे। 4 में से सपोज ये वाला हिस्सा जो है ये हमने सौंप दिया ए को और बाकी बचा ये वाला हिस्सा, ये हम सौंप देंगे किसे, बी को। बन गई वस्तु। अब उसी को हम अगर मैथ की भाषा में लिखें कि ए को कितना हिस्सा दिया गया तो हम कहेंगे कि वस्तु का 1/4 हिस्सा, 1/4 मतलब कितना, 1/4 हिस्सा हमने सौंप दिया किसे, ए को। अब शर्त के अनुसार अगर हम देखेंगे कि बी को कितने हिस्से सौंपेंगे तो बी को हम देखेंगे कि 3/4 हिस्सा यानी 3/4 हिस्से किसे सौंप दिए गए, बी को सौंप दिए गए। हमने वस्तु के टोटल 4 टुकड़े किए, 4 में से एक हिस्सा हमने ए को सौंपा और 4 में से 3 हिस्से हमने किसे सौंप दिए, बी को। अब हमारे पास इन दोनों को ये टुकड़े, ये हिस्से सौंपने के बाद 2 भिन्न प्राप्त हुई। ए का हिस्सा मतलब 1/4, बी का हिस्सा मतलब 3/4। यहाँ पे इस भिन्न को ध्यान से समझना, इसी जो आरेख है इसी डायग्राम के अनुसार। किस तरीके से, देखो ए को जब हमने हिस्सा ए का संख्यात्मक मान, उसको मिलने वाला हिस्सा हमने संख्या के रूप में दर्शाया तो हमने हर में लिखा कितना, 4। और बी को जब हमने हिस्सा सौंपा तो बी के बारे में भी हमने हर में कितना लिखा, 4। हर सदैव इस चीज को बताता है कि वस्तु के कुल कितने टुकड़े किए गए। ठीक है,
तो वस्तु के अगर 4 टुकड़े किए गए तो इसका मतलब है हम हर में लिखेंगे 4, वस्तु के अगर 5 टुकड़े किए गए तो हर में 5, वस्तु के 50 टुकड़े किए गए तो हम हर में कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो हर हमेशा ये बताएगा कि जो वस्तु या जो संख्या जिसका बंटवारा किया जा रहा है उसके वास्तव में या जिसके आधार पे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है उसके वास्तव में कितने टुकड़े हैं। जितने भी टुकड़े टोटल होंगे, कुल टुकड़े किए जाएंगे, उन्हें हम सदैव इसमें दर्शाएंगे, हर में दर्शाएंगे। अच्छा, अंश में जब हमने ए के हिस्से को लिखा तो हमने लिखा 1 और बी के हिस्से को जब हमने लिखा तो हमने कितना लिखा, 3। चलिए अब ध्यान से सोचना, ए को एक टुकड़ा मिला था चारों में से, इसका मतलब हमने अंश में कितना लिखा, 1, और बी को 3 टुकड़े मिले थे चारों में से तो हमने बी को कितना लिखा, बी को मिलने वाले हिस्से में अंश में भिन्न में हमने कितना लिखा, 3। मतलब कुल टुकड़ों को लिखा जाएगा हर में और उनमें से इन दोनों को प्राप्त जो टुकड़े हैं उनको किसमें लिखा जाएगा, अंश में। तो हर के बारे में एक चीज ध्यान में रखना कि हर हमेशा इस चीज को दर्शाता है कि वस्तु पे कितने टुकड़े हुए, और अंश हमेशा इस चीज को दर्शाता है कि उसमें से यहाँ पे कितने टुकड़े मौजूद हैं या जिन संख्याओं के बीच ये टुकड़े बांटे गए हैं उनको वास्तव में कितने कितने टुकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, तो अंश और हल की ये सिंपल सी थ्योरी, जो सिंपल सी बात है मैंने आपको बताई। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिशत। देखिए सपोज कि इसी वस्तु को हमें ए और बी के अंदर बांटना है, ए और बी के अंदर बांटे, लेकिन ए और बी के अंदर बांटने के लिए हमारे पास थोड़ी सी कंडीशन, थोड़ी सी शर्त अलग दे दी जाए। शर्त कैसे दे दी जाए अलग, देखो ये कहे कि भाई टुकड़े 4 नहीं, 4 के बजाय टुकड़े कर दो उस वस्तु के 100। कितने टुकड़े करो, 100। अब अगर 100 टुकड़े कर किए जाएं टोटल वस्तु के, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो जो टुकड़े ए और बी को प्राप्त है, ए को कितने टुकड़े प्राप्त है, 1, और बी को कितने, 3। अगर पूरी की पूरी वस्तु के हम 100 टुकड़े कर दें तो इसका मतलब है ए को प्राप्त होने वाले कुल टुकड़ों की संख्या यहाँ पे 1 की बजाय कितनी हो जाएगी, 25। कितनी हो जाएगी, 25। देखो 25, 25, 25 और 25 कुल कितने, 100। तो ए को अकेले को एक ही टुकड़ा मिला तो इसका मतलब कितने मिल गए, 25। और बी के बारे में बात करेंगे तो बी को मिल गया कितना, 75। कितने में से, जब हमने इन दोनों के 100 टुकड़े किए। कितने कितने टुकड़े किए, 100। यानी अगर पूरी वस्तु के हम 4 टुकड़े कर रहे हैं तो एक को मिल रहा है 1, लेकिन अगर उसी वस्तु के हम 4 की बजाय 100 टुकड़े कर दें तो फिर एक को मिलेंगे कितने, 25। अगर पूरी वस्तु के 4 टुकड़े किए जा रहे हैं तो बी को प्राप्त हैं 3, लेकिन अगर उसी वस्तु के कुल 100 टुकड़े किए जा रहे हैं तो बी को कितने प्राप्त हैं, 75। सिंपल सी बात, 100 के पीछे प्रत्येक व्यक्ति का यही हिस्सा दर्शाना ये कहलाता है प्रतिशत। प्रतिशत में हमेशा ये बताया जाता है कि उस व्यक्ति को 100 में से कितने टुकड़े प्राप्त हैं। यहाँ पे ए को 100 में से 25 टुकड़े प्राप्त हैं, हम कहेंगे कि प्रत्येक 100 में कितने, 25। अब प्रत्येक सैकड़े में कितने, 25। इसी को हम दर्शाते हैं एक चिन्ह के रूप में, किसे, 25% के रूप में। हम कहेंगे ए को 25% प्राप्त है। अगर बी का हिस्सा देखेंगे तो बी का हिस्सा कितना है, 75%। मतलब 100 में से कितने, 75। तो ये प्रतिशत का चिन्ह जो है ये बट्टा से यानी ह से 100 को निकाल के इसे प्रतिशत चिन्ह के रूप में दर्शा दिया जाता है और ये बता रहा होता है कि 100 में से यहाँ पे कितने टुकड़े मौजूद हैं। इसी को प्रतिशत कहा जाता है। आशा करता हूँ ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। इससे आगे के क्वेश्चन समझने के लिए हमें थोड़ी सी अलग और कुछ बातें हमें जाननी आवश्यक होंगी। तो अगर यहाँ तक की बात आपको नहीं भी समझ में आई तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार के लिए वीडियो थोड़ा सा बैक करें और फिर से उसे देखें, क्योंकि ये चीज, ये भिन्न का वास्तविक रूप हमारे लिए प्रतिशत समझने के लिए बड़ा ही आवश्यक है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब कि प्रत्येक 100 में वहां पे उस संख्या का टुकड़ा या फिर व्यक्ति को किसी को प्राप्त टुकड़ा कितना है, यही क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। चलिए अब हम देखें कि प्रतिशत वास्तव में प्राप्त कैसे किया जाता है। प्रतिशत, क्योंकि हमने पीछे देखा कि प्रतिशत एक प्रकार की भिन्न है,
प्रतिशत प्राप्त करने के लिए जिस किसी भी संख्या का हमें जितना प्रतिशत ज्ञात करना होता है, हम उस संख्या से उस प्रतिशत भिन्न को गुणा कर लेते हैं। सपोज अगर हमें चाहिए 100 का 80%, अब देखो हमें 100 का करना है 80% ज्ञात, तो हम क्या करेंगे, उस 100 संख्या को 80% वाली भिन्न से यानी 80/100 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 80। मतलब हम कहेंगे कि 100 का 80% जो है वो वास्तव में कितना है, 80 है। सॉरी, चलिए आगे देखें। अगर हमें एक और संख्या 500 का हमें प्राप्त करना हो 25%, तो हम 500 को 25% भिन्न मतलब 25/100 से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा इसका 25% यानी कितना, 125। तो प्रतिशत भिन्न से संख्या को गुणा करने पे हमें उसका जो परिणाम है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं, लेकिन हम इस तरीके पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा तरीका जो सबसे तेज हो, आसान हो और बिल्कुल करेक्ट हो, है ना। हमारा कम से कम समय खर्च हो। कंपटीशन में यही एक चीज हमारे लिए, सफल व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है, क्योंकि जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बहुत कम टाइम स्पेंड करता है वही व्यक्ति वास्तव में सफल रहता है ना। देर से क्वेश्चनों को हल करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन स्पीड से हल करने वाले बहुत कम होते हैं। हमें यही प्रयास करना है। तो ये एक बेसिक चीज हमने समझी जरूर है, लेकिन हम इस तरीके से प्रतिशत प्रश्नावली को हल करने वाले हैं नहीं। अब चलो हम बढ़ेंगे हमारे वास्तविक तरीके से कि हम वास्तव में इस तरीके से प्रतिशत को हल करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सपोज हमें एक संख्या दे दी गई और वो संख्या है कितनी, 1600। हमें एक और संख्या दी गई जो संख्या कितनी है, 700। हमें एक तीसरी संख्या और दी गई जो संख्या कितनी है, 1500, है ना। हमें कह दिया गया कि 1600 का 25% ज्ञात करो। हमें ये कहा गया कि 700 का 50% ज्ञात करो। हमें ये कहा गया कि 1500 का 5% ज्ञात करो। हम उस प्रतिशत भिन्न से उन संख्याओं को गुणा करेंगे, परिणाम हमें प्राप्त होगा। जब हम 1600 का 25% ज्ञात कर रहे होंगे तो हमें संख्या परिणाम में मिलेगी कितनी, 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 इंटू 25 कितना, 400। तो हम कहेंगे कि 1600 का 25% कितना आया जी, 400 आया। हमें 700 का 50% ज्ञात करना है, तो 700 का 50% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 700 से गुणा करेंगे 50/100 को। 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कैंसिल हो जाएगी, 50 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 350। हम ज्ञात कर देंगे कि ये है कि 700 का 50%। अगर हमें 1500 का 5% ज्ञात करना है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 15 इंटू 5 ये हो जाएगा कितना, 75। हम कह देंगे कि 1500 का 5% जो है वो कितना है, 75 है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ध्यान से समझना। अगर हमें इन संख्याओं के ये प्रतिशत ज्ञात ना करनी है, हमें इन संख्याओं के ये अलग अलग प्रतिशत ना ज्ञात करने हो, हमें इनमें से प्रत्येक संख्या का 100% ज्ञात करना है। 1600 को 100% ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100% मतलब 100/100। 700 का 100% मतलब 100/100। 1500 का 100% मतलब 100/100। यहाँ पे हम 1600 का भी 100% ज्ञात कर रहे हैं, 700 का भी 100% ज्ञात कर रहे हैं और 1500 का भी 100% ही ज्ञात कर रहे हैं। तो हमें पता है 100 से यहाँ 100 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 1600 का 100% हमें मिला 1600, 700 का 100% हमें मिला 700 और 1500 का 100% हमें कितना मिला, 1500। मतलब हम जब भी किसी संख्या का 100% ज्ञात करें तो परिणाम में हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं का 100% होती है। ये क्लियर सी बात है।
सबसे अच्छी एक ऐसी बात जो आपकी मैथ को बहुत तेज कर देगी, वो यही बात है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, इस बात को, इस कथन को मेरे हमेशा ध्यान रखना। अगर ये इतनी सी बात आप याद रख लोगे तो इससे आपकी गणित बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% होती है। छोटी सी बात है, याद रखने में शायद कोई दिक्कत हो आपको। तो हमें पता है कि प्रत्येक संख्या जिसका भी हम प्रतिशत ज्ञात करें वो संख्या स्वयं की 100% होगी, ये क्लियर है। ठीक है। अब दूसरी बात, इसी के साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, सपोज कि हमें ये कह दिया कि जी 1600 का 25% ज्ञात करो। हम 1600 का 25% ज्ञात करेंगे, हमें कितना मिल गया? 400, है ना। चलिए आगे हमें 1600 का ही एक और प्रतिशत, यानी ये कह दे कि 1600 का 50% ज्ञात करो, तो हम 1600 का 50% ज्ञात करेंगे, मतलब कितना? 800। अगर हमें ये कह दिया जाए कि 1600 का 75% जो है वैल्यू वो ज्ञात करो, तो हम कहेंगे कितना? 1200। इतना ही। इसी तरह से आगे भी, यानी हमें 1600 एक संख्या दी गई 1600 और इसके अलग अलग प्रतिशत ज्ञात करने को कहा गया। पहले हमें 25% ज्ञात करने को कहा गया, फिर हमें 50% ज्ञात करने को कहा गया, फिर हमें 75% ज्ञात करने को कहा गया। हमने ज्ञात भी कर लिए। हमें ये पता चला कि 25% जो है वो 400 है, 50% जो है वो कितना है? 800 है, और 75% जो है वो कितना है? 1200 है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, कैसे? सपोज हम इनमें से किन्हीं भी 2% को कंपेयर कर रहे हैं। हमें मिला था 1600 का 25% बराबर कितना मिला? 400, है ना। चलिए इसके बाद देखें, हमें दूसरी वैल्यू मिली कि 1600 का जो 50% था वो वास्तव में कितना था? 800। 25% 400 और 50% जो था वो कितना? 800। इनके बीच एक संबंध विशेष तौर पे रहता है, उस संबंध को हमें ध्यान में रखना है। जैसे मेरी पिछली बात जो मैंने आपको कही थी कि प्रत्येक संख्या स्वयं की 100% होती है, ये बात हमारे लिए याद रखना अति आवश्यक है। वैसे ही यहाँ पे ये दूसरी बात जो हमारे लिए जाननी अति आवश्यक है, याद रखनी अति आवश्यक है। कैसे? इन एक ही संख्या के अलग अलग प्रतिशत के बीच में एक विशेष संबंध होता है। वो कैसे होता है कि अगर हम किसी संख्या के किन्हीं भी 2% को लिखें तो उन प्रतिशतों का तिरछा गुणा सदैव बराबर होता है। मतलब यहाँ पे 25% वैल्यू 400, 50% वैल्यू 800 लिख के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये वैल्यू सदैव बराबर है। हम ये कह पाएंगे कि 25 गुणा 800 बराबर होगा 50 गुणा 400। देखो अगर 50 इंटू 400 करें तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी कितनी? 20,000। और जब हम 25 इंटू 800 करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी कितनी? 20,000। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर एक ही संख्या के दो अलग अलग प्रतिशत निकाले गए तो दोनों ही प्रतिशतों का जो तिरछा गुणा है वो सदैव क्या होगा? बराबर होगा। चलिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज की क्लास में। इससे थोड़ा आगे हमने पीछे जो 3 बातें सीखी उनको एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि पूरी की पूरी प्रतिशत प्रश्नावली में वो आपके लिए काम आने वाली है। प्रत्येक सवाल को हल करने के लिए वो चीजें आपके काम में आने वाली है। पहला, प्रतिशत एक भिन्न होती है, प्रत्येक 100 के पीछे हिस्सा बताना प्रतिशत कहलाता है। दूसरा, कोई भी संख्या जिसका हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं वो संख्या स्वयं की सदैव 100% होती है। तीसरी बात, पहली कि प्रतिशत जो है ये एक ऐसी भिन्न है जिसमें 100 के पीछे एक हिस्सा बताया जाता है। दूसरा, जिस संख्या का हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं वो संख्या सदैव स्वयं की 100% होती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी हम किसी एक ही संख्या के दो अलग अलग प्रतिशतों को कंपेयर करें
उनका आपस में तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो सदैव बराबर होता है। ये चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इसी के द्वारा हम हल करने वाले हैं। तो क्योंकि हमने अभी तक कुछ बेसिक बातें सीखी, अब हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे कि वास्तव में हम प्रतिशत के क्वेश्चन इन्हीं 3 बातों के आधार पे कैसे हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने लिखा है कि 80 का कितने प्रतिशत 20 है। ये बताओ कि एक संख्या है 80, उसका कितने प्रतिशत जो है वो 20 है। हमें रूल नंबर 3 ध्यान से याद करके चलना है कि जब हम दो प्रतिशतों को आपस में कंपेयर करते हैं किसी एक ही संख्या के, तो उनका तिरछा गुना सदैव क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि संख्या प्रतिशत कौन सी संख्या का ज्ञात कर रहे हैं, 80 का। तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या 80 है ये स्वयं की कितने प्रतिशत है, 100% है। 80 का कितने प्रतिशत 20 है, इसमें प्रतिशत हम 80 का ज्ञात किया जा रहा है हमारे द्वारा, है ना। तो 80 जो संख्या है ये स्वयं की कितने प्रतिशत है, 100% है। और क्वेश्चन के अनुसार हमें ये बताना है कि जो संख्या 20 है ये कितने प्रतिशत है, कि अगर 80 100% है तो फिर 20 का प्रतिशत कितना है ये बताइए। अब हमें ये पता है कि जब हम 2% वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके उनका क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना करते हैं तो वो सदैव बराबर होता है। यहाँ पे भी होना चाहिए उसी रूल के अनुसार। तो निश्चित तौर पे होना क्या चाहिए, होगा बी। हम इन दोनों ही संख्याओं का आपस में तिरछा गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब तिरछा गुना करेंगे तो हम पाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। हम कहेंगे कि 80 गुना क्वेश्चन मार्क इसके बराबर है संख्या 20 गुना 100 के। इसके बराबर है 20 गुना 100 के। 3 नंबर रूल के अनुसार ये बराबर है। तो 80 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर है 20 गुना 100 के। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, यही चाहिए। तो हम अगर क्वेश्चन मार्क को प्राप्त करें तो मैथ के बेसिक रूल के अनुसार जब भी हम किसी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ले जाते हैं या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ले जाते हैं, तो बेसिकली उनमें चिन्ह जो है वो सदैव चेंज होते हैं। चिन्ह यानी जो गुणा का चिन्ह है वो भाग में चला जाता है, जो भाग वाला है वो गुणा में चला जाता है, माइनस का प्लस में और प्लस वाला माइनस में चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे 80 जो संख्या है ये मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है, तो इस संख्या को अगर उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहां से ये चली जाएगी किसमें, भाग में। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 20 गुना 100 और भाग कितने से, 80 से। हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू प्राप्त करेंगे 20 80 से कट गया कितने बार, 80 जो है 20 से कट गया कितने बार में, 4 बार में, और 100 कटेगा कितनी बार में, 25 बार में। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 25। मतलब हमें आंसर मिल गया 25। अब 25 आंसर कौन सा मिला, देखो 80 अगर 100% है तो हमें ये बताना था कि 20 जो है कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत की जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें कितनी मिली, 25। तो हम कहेंगे कि जो 20 है वो कितने प्रतिशत है, 25% है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। इस क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा हम प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बड़ा आसान है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल से समझाया। अब हम इसी क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्या, मैं तो वैसे भी पूरी की पूरी प्रतिशत प्रश्नावली ही आपको केवल इसी एक तरीके से हल करवाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई भी अन्य फॉर्मूला नहीं है, कोई भी अदर ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्नावली के लिए 20, 22 या 25 ट्रिकें आपको लिखवा दी जाएं या फिर फॉर्मूलेज आपको याद करने के लिए कहा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल और केवल मैथ को पूरे बेसिक तरीके से आपको करवाऊंगा। सेम यही रूल रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। हम प्रत्येक क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा यूं फटाफट चुटकियों में आंसर करेंगे, ट्रिक से भी तेज, ये मेरी गारंटी है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, 40 का कितने प्रतिशत 30 है। किसका प्रतिशत पूछा उसने, 40 का। 40 का प्रतिशत पूछा है तो हम लिखेंगे कि जो 40 है वो कितने प्रतिशत है, 100%। और जो 30 है वो कितने प्रतिशत है, हमें ज्ञात करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 30 गुणा 100 और भाग कितने से,
40 से। मैंने ये डायरेक्ट संख्या लिखी क्योंकि ये भी आपको याद रखना है और थोड़ा सा अपने तरीके में तेजी लाने के लिए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त जो दो तिरछी आड़ी लाइनें खींचते हैं, जिनमें ध्यान देना कि एक वाली रेखा के दोनों तरफ कोई ना कोई सम लिखी होती है और एक वाली रेखा ऐसी होती है जिसके एक तरफ कोई सम लिखी होती है। जिसके दोनों तरफ सम लिखी हुई है उन दोनों ही संख्याओं को हमेशा अंश में लिख लो और जिसके एक तरफ संख्या लिखी हुई है उसे हमेशा हर में लिख लो। बस ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आपको कट से प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के अनुसार हम अगर इसे प्राप्त करें तो देखो 0 से 0 कैंसिल और 100 कटेगा 4 से कितनी बार में 25 बार में। तो 25 गुना 3 कितने हो गए 75। हम कहेंगे कि अगर 40 जो है ये 100% संख्या है तो 30 जो है वो कितने प्रतिशत संख्या है 75% संख्या है। बस यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम तीसरे क्वेश्चन में। तो देखो तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा और लंबा किया गया, लेकिन लंबा करने का मतलब ये नहीं कि इसने तरीका चेंज कर दिया, बिल्कुल सेम तरीका है, कोई तरीका चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। क्वेश्चन लिखने में थोड़े शब्द ज्यादा यूज कर दिए उसने, है ना। तो देखिए इसने कह दिया कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 2500 में से 228 अंक प्राप्त करता है। इसका कहने का मतलब है कि जो टोटल परीक्षा थी वो 2500 अंकों की थी, लेकिन उस विद्यार्थी ने 2500 में से कितने प्राप्त किए 228 अंक। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए ये बताओ। तो परीक्षा में टोटल अंक थे कितने 2500, कुल अंक 2500 थे। अब कुल अंक 2500 थे, इसी में से तो 228 मिले हैं, है ना। तो जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो इसी का तो हिस्सा मिला है उसे, हम इसी का हिस्सा ज्ञात करेंगे। और वैसे भी जो कुल शब्द होता है ये सदैव 100% का ही द्योतक होता है। तो हम कहेंगे कि 2500 जो है ये 100% है, यानी कुल प्राप्त होने वाले अंक हैं। और इनमें से जो उस विद्यार्थी को मिले 228 अंक, है ना, ये कितने प्रतिशत हैं ये बताइए, यही बताना है। हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि 228 गुना 100 एक ऐसी तिरछी रेखा जिसके दोनों तरफ संख्याएं नोट हैं उसे हम लिखेंगे अंश में, और एक ऐसी तिरछी रेखा जिसके एक तरफ अंक है उसे हम लिखेंगे किसमें हर में। तो हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा जो आंसर है वो प्राप्त करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 का भाग जब हम 228 में देंगे तो देखो हमें प्राप्त यहाँ पे होगा 25 9 225, बचा कितना 3 3/25। तो हम कहेंगे 9 सही 3/25 प्रतिशत। कितने प्रतिशत 9 सही 3/25% अंक उस विद्यार्थी को प्राप्त हुए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कुल अंकों को हमने मान लिया कितने प्रतिशत 100%, कि वही जो जितने की परीक्षा थी, कुल जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी 2500 अंकों की थी, और वो अंक कितने परसेंट थे 100% थे। विद्यार्थी को उसमें से कितने प्रतिशत मिले, विद्यार्थी को उसमें से अंक तो मिले 228, लेकिन प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत बताने के लिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा हमें आंसर प्राप्त हुआ 9 सही 3/25%। तो इस वाले विद्यार्थी को मिलने वाले अंकों का जो प्रतिशत है वो है हमारे पास 9 सही 3/25%, जो कि एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ आगे के कुछ सवालों के, और जिसमें हमने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से इन्हीं तीनों को हल करेंगे। ध्यान से समझना, प्रत्येक क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ही हल करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई, इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें प्रतिशत वृद्धि बताना है कि जो वृद्धि हुई जनसंख्या में वो वास्तव में कितने प्रतिशत की थी। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो पहले जनसंख्या थी वो कितने प्रतिशत थी 100%, और संख्या में कितनी थी 4000। हम कहेंगे कि पहले वाली जनसंख्या 4000 जो थी वो कितने प्रतिशत थी 100%। अब जनसंख्या हो चुकी है 6000, तो ये वास्तव में कितने प्रतिशत है हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है। तो जब हम 6000 का प्रतिशत ज्ञात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा तो हमें प्राप्त होगा 6000
गुणा में 100 और भाग कितने से 4000 से, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 100 जो है वो कट जाएगा 4 से कितनी बार में 25 बार में। 25 इंटू 6 यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया हमें 150, यानी 6000 जो है वो वास्तव में कितने परसेंट है 150% है। अगर पहले वाली जनसंख्या 100% थी तो वर्तमान वाली जनसंख्या कितने परसेंट है 150% है। यही तो इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100% से बढ़ के 150% हो गई, इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि, कुल 50% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे कि चीनी के भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए, चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो पहले का भाव हमारे पास था कितने रुपए 16 रुपए प्रति किलोग्राम, जो कि कितने प्रतिशत था 100% था। अब वाला भाव कितना हो गया 12 रुपए प्रति किलोग्राम, तो अब भाव कितने प्रतिशत रह गया ये हमें सबसे पहले चेक करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के ही बीच तो हमें प्राप्त होगा कि 100 गुणा 12 और भाग कितने से 16 से, 4 से काटेंगे ये कट गया 4 चौके 16, ये कट गया 4 दिए 12, और जब हम 100 को 4 से कैंसिल करेंगे कितनी बार में 25 बार में, 25 इंटू 3 यानी कितना 75%। तो 12 रुपए जो है वो कितने प्रतिशत प्राप्त हुए हमें 75% प्राप्त हुए। मतलब पहले का भाव अगर 100% था तो वर्तमान भाव कितने परसेंट है 75% है, तो इसका मतलब है कि ये कितने परसेंट घट गया, सिंपली ये हमारे पास 25% हिस्सा इसका घट चुका है। हमारा आंसर होगा कितने परसेंट घट गया 25%। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि दिल्ली से जयपुर का कुल किराया 200 रुपए है, यदि किराए में 10% की वृद्धि होगी तो अब कुल किराया कितना होगा ये बताना है। देखो पहले किराया था 200 रुपए, जो हम मान लेते हैं कितने परसेंट है 100%, किराए में 10% की बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब अब पहले तो था 100%, अब 100 की बजाय 10% और ज्यादा है, 10% और ज्यादा होने का मतलब कितने परसेंट है 110% है, यानी प्रतिशत में तो 110 है लेकिन वास्तव में किराया कितना है अब ये हमें बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा हम ज्ञात करेंगे 110 गुणा 200 और भाग देंगे कितने से 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 110 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा टोटल 220। तो वर्तमान में जो किराया है वो कितने रुपए हमें प्राप्त होगा 220 रुपए प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पे। इसके बाद की क्लासों में हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह उम्दा से उम्दा क्लासें हम आपके लिए हर टाइम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।